बच्चों आज के लेक्चर में हम 3D से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अपने को एक्स वाई प्लेन के अंदर बच्चों एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको पता है पॉइंट कैसा होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में अगर आ जाए तो आप ऑप्शन से सोल्व करोगे। एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर है जो इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। ये पॉइंट बच्चों में क्या बोल देता हूँ, पी बोल देता हूँ। तो यानी कि ऑप्शन देखो, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, यहाँ पे भी जेड कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। इसका मतलब ए या सी में से कोई ऑप्शन होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ए है या सी है? आप जो सी की डिस्टेंस ए से निकालो, बी से निकालो और सी से निकालो। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा। निकाले हम पी ए। पी ए कैसे निकालते हो, देखो 2 माइनस 2 यानी कि 0, और फिर 0 और 3 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये भी कितना हो गया बच्चों 9, यानी कि √18। सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस सीधा लिख दो √18। पी की डिस्टेंस बी से निकाल लो, क्या आएगा ये देखो 2 और 0 का डिफरेंस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 3, और 3 का डिफरेंस ये आ गया 0, और 2 और 2 का 0 का डिफरेंस यानी कि ये आ गया √8। तो बस इसको तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया बच्चों, फिर बताओ। ऑप्शन नंबर सी आ गया। आप सी से निकाल के देख लो, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो आप, पी ए, पी बी और पी सी तीनों बच्चों क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द पॉइंट विच लाइज ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर जो भी कोई पॉइंट लाई करता है उसकी क्या कंडीशन होती है। जेड एक्सिस के ऊपर बच्चों आपको पता है ना, पॉइंट ये होता है, और अगर ये जेड एक्सिस पे है तो जेड कोऑर्डिनेट की तो कुछ वैल्यू होगी, बट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर 0। ऑप्शन नंबर बी आ गया। इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ये कहता है कोई एक पॉइंट है, आप उसको मान लो पी एक्स वाई जेड है ना, ये फ्रॉम जेड एक्सिस, यानी कि आपको ये दे रखा है कि जेड एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस, ये किसके इक्वल है, थ्राइस है, ये 3 टाइम्स है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, 3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अब मैंने आपको क्लासरूम के अंदर बता रखा है ना कि जेड एक्सिस से अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, तो जेड में कौन गायब है बताओ, एक्स और वाई गायब है ना। तो यानी कि क्या लिख दो, √(x² + y²। एक्स वाई प्लेन में कौन गायब है, एक्स वाई प्लेन के अंदर बताओ जेड गायब है, तो क्या लिख दो, मोड जेड, यानी कि जेड ही लिख दो। और बस क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 9z²। तो x² + y² - 9z² इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये आसान सा क्वेश्चन है। अपने को बताना है रेशो जिसमें YZ प्लेन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, YZ प्लेन का रेशियो अगर निकालना हो, यानी कि YZ प्लेन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, इसमें x गायब है तो क्या करो, x1/x2, यानी कि -2/3। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया अपना, 2:3। खत्म क्वेश्चन। अपने को ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, मीडियन की लेंथ बतानी है अपने को जो ए से ड्रॉ की जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, ये 3 वर्टिसेस मैंने लिख दिए, और हमारे को क्या करनी है, ए से ड्रॉ की जाने वाली मीडियन की लेंथ बतानी है, यानी कि एडी की लेंथ बतानी है। और डी क्या होता है बच्चों, इसका मिड पॉइंट होता है बीसी का। डी क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, 3 और 2 5, 5/2, और ये -1/2, और ये कितने आ गए बच्चों 2। और बस आपको अपने को क्या निकालनी है, ये लेंथ ही तो निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल दो, लेंथ निकाल दो। 4 और 5/2 का डिफरेंस, 4 - 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और -1/2 का डिफरेंस, यानी कि 3 + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और -2 और 2 का डिफरेंस तो कितना होता है बच्चों, 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ गया 3/2 यानी कि 9/4, ये कितना आ गया 7/2 यानी 49/4, और ये आ गया अपना 16। तो इसको 4 एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये 58 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 64। तो ये कितना आएगा अपना √122, और डिवाइड बाय √4, √4 कितना होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना, ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर दिस। मैंने आपको बता रखा है ना, अगर किसी लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन दे रखी है आपको तीनों एक्सिस के ऊपर, तो आपको उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो। बस आप क्या कर लिया करो, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया करो, है ना। इसको क्या कर लो, एक वेक्टर मान लो, और इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो, √50, यानी कि 5√2। तो बस अपना आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, यानी ये मान लो आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं सिर्फ, ठीक है। 4/5√2 और
5/5√2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहेंगे, 4/5√2, और ये 5 से 5 कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, 5/5√2 नहीं है, 3/5√2, 4/5√2 और 1/√3 ये भी नहीं है, 3, 4 और ये कितना है 1/√2। अच्छा एक तो ये है, एक और पूछ रखा है इसने है ना, फाइंड द लेंथ, इसकी लेंथ भी बतानी है आपको। तो बच्चों लेंथ का फॉर्मूला याद है क्या? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन दे रखी है अपने को, और इस लाइन की क्या निकालनी है अपने को? लेंथ, लेंथ ऑफ लाइन, डायरेक्शन को साइन भी बताने हैं और क्या बतानी है बच्चों? लेंथ भी। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ निकालने का फॉर्मूला डायरेक्शन रेशो। अच्छा ये अपने को क्या दे रखा है? लेंथ तो निकल गई ना, लेंथ तो बच्चों क्या होती है? इस वेक्टर की लेंथ तो पूछी है, ये तो अपने पहले निकाल ही ली, तो कितनी आ गई 5√2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी यही है कि एक लाइन के अपने को डायरेक्शन प्रोजेक्शन दे रखी है एक लाइन सेगमेंट की है ना, देन द डायरेक्शन को साइन चाहिए। तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, इसको क्या मान लो आप? ए वेक्टर मान लो, 6 -3 और 2, और इसका क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड, वो आप पता ही है कितने आएगा 7। तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे बच्चों? 6/7 -3/7 और 2/7, 6 -3 2 और नीचे क्या है 7, आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, और अल्फा और बीटा का सम 90 दे रखा है, तो गामा निकालना है। बच्चों एक बात बताओ, जब भी एक लाइन के तीनों एंगल दे रखे हो अपने को तीनों एक्सिस के साथ, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन का। एल क्या होता है बताओ? एल कोस एल्फा, और एम क्या होता है? कोस बीटा, और एन क्या होता है अपना? कोस गामा। और अपने को एक फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन की क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है बच्चों? 1। अब आपको इन दोनों का सम बच्चों कितना दे रखा है? 90। देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन के, अगर अल्फा और बीटा का सम 90 हो तो हमेशा याद रखना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा निकालोगे तब भी आंसर 1 आएगा, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा निकालोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, या तो ये तरीका है, या फिर आप अल्फा और बीटा को कुछ भी क्या कर लो? अज्यूम कर लो, दोनों को 45 मान लो, या बीटा को 30 मान लो, अल्फा को 60 मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों का सम क्या होना चाहिए? बस 90 होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ अल्फा को दोनों को मैं 45 मान लेता हूँ, तो कोस 45 कितना होता है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, ये भी 1/2। मैं लेट कर रहा हूँ क्या? अल्फा और बीटा को क्या मान रहा हूँ? 45, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90। तो मेरी मर्जी है, मैंने मान लिया इसको। और प्लस में क्या आ गया? कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर गामा कितना आ गया बच्चों? 0। तो कोस गामा कितना आ गया? 0। और गामा कितना आ जाएगा फिर? 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू हुई तो 0 होती है। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। या फिर आप क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सीधा ही कह दोगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा तो क्या होता है? 1। 1 से 1 कट गया, कोस गामा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा एक लाइन एंगल बनाती है, कोस अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कोस बीटा भी दे रखा है। तो बच्चों कोस गामा आपको निकालना है। देखो ध्यान से देखना, अपने को फॉर्मूला सीधा सीधा एक ही पता है, बस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर करो, ये आ गया। 1/3 का स्क्वायर करो, ये आ गया। और प्लस कोस स्क्वायर गामा ये अपने को पता ही नहीं, तो ये इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 196। और प्लस ये कितना होता है? 25 पे कैंसिल होगा, तो कोस स्क्वायर गामा बच्चों क्या आ जाएगा अपना? 1 माइनस, और ये कितने आ गए? 221 आ गए, 221 अपॉन 225। तो यानी कि 225 में से ये गए 4/225। तो आई थिंक कोस गामा कितना आएगा फिर? तो प्लस माइनस 2/15 आ जाएगा ना। इसका क्या कर दिया मैंने? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। कोस गामा पूछा था, प्लस माइनस 2/15 आंसर आ गया। ये भी आसान क्वेश्चन है। एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इतने इतने एंगल बनाती है, तो बताओ जेड एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाएगी? मतलब कि आपको, आपका फॉर्मूला वही क्या होता है? देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा कितना है बच्चों? 120। तो यानी कि कोस स्क्वायर 120 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है? 1। कोस 120 याद करो -1/2, और उसका स्क्वायर कितना होता है? 1/4। कोस 60 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। तो 1/4 और 1/4 बच्चों क्या हो गया? 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे क्या आएगा? 1/2। कोस गामा कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2।
√2 क्या आ गया। अब अगर कोस गामा को 1/√2 लोगे और कोस गामा को बच्चों -1/√2 लोगे तो गामा कितना आएगा 45 आएगा। और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड का मतलब क्या होता है, पाई में से ये पाई/4 माइनस कर दो, यानी कि 3π/4 कितना आ गया 135। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया हुआ है एक्स एक्सिस की इक्वेशन। एक्स एक्सिस भी तो क्या होती है बच्चों, एक लाइन ही होती है ना। एक्स एक्सिस क्या होती है, एक लाइन ही होती है। इट इज ऑल्सो ए लाइन। कहाँ से पास होती है बताओ, ये ओरिजिन से पास होती है। तीनों एक्सिस कहाँ से पास होते हैं बच्चों, ओरिजिन से पास होते हैं ना। तो ये भी एक क्या है, लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। और इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं 1, 0 और 0। तो मुझे बताओ एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो डायरेक्शन कोसाइन और एक क्या चाहिए होता है बच्चों, ये पॉइंट सी होता है, पासिंग पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। तो x-1 ये कितना है 1, और सॉरी ये तो क्या होगा 0 होगा है ना, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो क्या है 0 0 0 है। और तो यानी इक्वेशन क्या आ गई, x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0। हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। आगे से आप याद रखो, जिस भी एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है ना, चाहे एक्स एक्सिस की, चाहे वाई एक्सिस की, चाहे जेड एक्सिस की, उसके नीचे तो क्या लिख देना 1 और बाकी दोनों के नीचे क्या लिख देना 0। इक्वेशन ऑफ अगर आपसे एग्जाम में पूछे वाई एक्सिस, तो ये क्या होगी, एक्स के नीचे 0, जिसकी इक्वेशन पूछे उसके नीचे 1। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगी, ऊपर लिख दो एक्स वाई जेड, जेड की पूछे तो इसके नीचे 1, बाकी दोनों के नीचे क्या लिख दो 0, है ना। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे निकलती है, बट आपको एग्जाम के लिए इसको याद रखना है हमेशा। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर सी आ गया। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, मैंने आपको बताया हुआ ना कि एक लाइन से अपने को इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये लाइन की। तो क्या तरीका होता है, पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। एक ही तरीका है, देखो कितनी भी बार मेरे से ये क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। पहले किसके कोऑर्डिनेट निकालो, एम के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, इसको क्या मानते हैं लैम्डा, और एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं इसके ऊपर, 3λ+6, 2λ+7 और -2λ में 7, ये आ गया बच्चों। फिर हम क्या करते हैं, पीएम, ये पॉइंट पी मानते हैं हम। पीएम की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बच्चों, लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ। लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ क्या रख देते हैं 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की। अब देखो पीएम कैसे निकालोगे बताओ, एम के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे, 3λ+6 में से 1 माइनस करोगे, 3λ+ में 5, 2λ+7 में से 2 माइनस करोगे, 2λ+5 और -2λ+4, इसकी डॉट प्रोडक्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो यानी कि 3, 2 और -2 से बच्चों क्या निकाल लो 0। ये 0 पुट करके लैम्डा की वैल्यू बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस और -8 इक्वल टू 0, 9 और 8 17, ये आ गया। अच्छा 15 25, 25 में से 8 17, ये -17, तो लैम्डा आई थिंक कितना आ गया -1। लैम्डा अगर बच्चों -1 आ गया, एम बता दो कितना आ गया, ये रहा। लैम्डा को -1 रखोगे तो एम कितना आएगा 3, ये आएगा 5 और ये आएगा 9। तो पी एम निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 और 3 का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस, 9 और 3 का डिफरेंस, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना 7। कितने भी क्वेश्चन करोगे ना किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा आपको एक ही मेथड में बताऊंगा, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पॉइंट विच लाइज इन जेड वाई जेड प्लेन, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पॉइंट है जो किस में लाई करता है, वाई जेड प्लेन में। तो बच्चों वाई जेड प्लेन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट कैसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, ऑप्शन में कौन सा है देखो, देन इट्स कोऑर्डिनेट आर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए बच्चों, ना तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 ना इसमें, तो ये दो ऑप्शन तो गायब हो गए है ना। आगे पढ़ो, द सम ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स इज 3, मतलब कि आपने ये पॉइंट मान लिया है ना, पॉइंट आपने क्या मान लिया 0 वाई और जेड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना, इसके तीनों कोऑर्डिनेट का सम 3 है, मतलब वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम, क्या दे रखा है आपको, देखो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन।
यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। समझ गए आप मेरी बात? बस क्वेश्चन खत्म। इससे क्या है, y और z की वैल्यू निकाल देंगे हम। अब इस P पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से, बच्चों एक्स जेड प्लेन के अंदर मेरी बात ध्यान से सुना, एक्स जेड प्लेन में कौन गायब है? y गायब है, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाती है? y का मोड आएगी ना, 2 और एक्स वाई प्लेन में कौन गायब है? z, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा? z। y इक्वल टू क्या है? 2z। इसको आप किस में पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में। y को क्या लिख दो? 2z, तो z कितना आ गया? 1, तो y कितना आ जाएगा? 2। तो फिर P पॉइंट कितना आ गया बोलो? 0,2,1, 0 YZ 0 2 1। देख लो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल की सेंट्रोइड अपने को दे रखी है ओरिजिन। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? A1 3 और B के कोऑर्डिनेट्स है, और C के कोऑर्डिनेट्स है 4 7 और C, और सेंट्रोइड क्या है बच्चों? इसकी ओरिजिन। तो अपने को A B C की वैल्यू बतानी है, बता देंगे हम बिल्कुल आसानी से। ये जीरो कैसे निकलता है बताओ? तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके और 3 से क्या करते हो? डिवाइड। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ? A की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही ये जीरो कैसे निकलेगा? तीनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से क्या करो? डिवाइड। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? -8। और ये जीरो कैसे निकलता है? 3 -5 प्लस C अपॉन 3। सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2। आंसर क्या आ गया? -2 -8 2, -2 -8 और 2। इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, फोर्थ वर्टेक्स अपने को निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हो पैरेललोग्राम के और फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो तो क्या कर लो? बस पुट क्या करना है आपको? मिड पॉइंट ऑफ AC और इक्वल रख देना किसके? मिड पॉइंट ऑफ BD, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। इसमें क्या कहते हैं? द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस आर। देखो मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ऐसा मान लो आप। ये कहता है ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप ये बता दो, इस लाइन सेगमेंट को अगर आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कितने पॉइंट आपको चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे। जैसे एक पेन के आपको 3 टुकड़े करने हैं तो उस पेन के ऊपर आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट लगाने पड़ेंगे ना। एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। देखो हो गए 3 टुकड़े इसके। ये P है और ये क्या है बच्चों? Q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है पता है आपको? ये तीनों हिस्से, ये तीनों हिस्से क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि P और Q इस पूरे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब आपको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं। P इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है बोलो? 1:2 में, क्योंकि ये हिस्सा कितना है? 1 और ये इधर वाला हिस्सा कितना है? 2। तो बस सेक्शन फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट निकाल लो। बताओ x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू, अच्छा अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो 10th 11th क्लास का बच्चा तो ये करेगा, पहले x निकालेगा, फिर y निकालेगा, फिर z निकालेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको वेक्टर मेथड से यूज करेंगे। a वेक्टर, और इसको आप क्या मान लो? p वेक्टर। तो फिर सेक्शन फॉर्मूला से इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है p वेक्टर, वो क्या होता है बच्चों? इस 1 की मल्टीप्लाई करते हो इधर वाले p वेक्टर से, और इस 2 की मल्टीप्लाई करते हो a वेक्टर से, और डिवाइड बाय क्या होता है? 1+2। इससे एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। 1 इंटू पी वैक्टर मतलब सेम 6 9 और 12 और प्लस ये तो क्या है बच्चों? 0 0 0 है, और डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 2 3 और 4। बच्चों पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या आ गए? 2 3 और 4। अब आप मेरे को ये बता दो, क्यू आपको लग रहा है क्या कि पी बी का मिड पॉइंट है ना? क्यू क्या है? चाहे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो। क्यू इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। या फिर ये कह दो कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका बच्चों? P से लेके B का। तो फिर Q का जो पोजीशन वेक्टर है Q वेक्टर, वो क्या हो जाएगा बोलो? इस P वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करके 2 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। यानी कि 2 3 4 प्लस 6 9 12 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कितना आ गया देखो? 2 और 6 8, 3 और 9 12, ये 16 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 4 6 8, ये आपका Q पॉइंट आ गया। तो देख लो 4 6 8 और 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है ना कि एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा की वैल्यू कितनी होती है? -1 है ना। डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। देखो
मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे आती है ये। कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा। अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कोस 2 अल्फा को क्या लिख दो, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्री से। इसको क्या लिख दो बच्चों, 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। और इसको क्या लिख दो, 2 कोस स्क्वायर गामा माइनस 1। अब तो सोल्व कर लोगे, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 हो गए। 2 इंटू 1 माइनस 3, आंसर कितना आ गया, -1। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच आर या विच इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। बच्चों वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप बस मेरे को ये बता दो, आपके रूम में ये 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। आप अपने फर्श को ध्यान से देखो, अपने रूम के फर्श को, क्या होगा उसमें, जो नीचे फर्श के ऊपर एक लाइन को आप क्या मान लो, वाई एक्सिस मान लो, और एक लाइन को आप क्या मान लो, जेड एक्सिस मान लो, ठीक है। तो फिर इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आपको दिखा रही है, जो हाइट वाला वेक्टर है, अपने रूम की हाइट वाले यानी कि कॉर्नर वाली लाइन को देखो। तो ये वाली लाइन क्या है, फिर एक्स एक्सिस है। तो फिर आपको यही तो बताने हैं कि वाई जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, मतलब एक्स एक्सिस, उसके डायरेक्शन को साइन बच्चों क्या होते हैं, 1 0 0। आंसर आ गया अपना कितना, 1 0 0। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी आर दिस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन तो बच्चों क्या निकालते हो, सीधा इस वेक्टर की क्या निकाल लो, ए वेक्टर मान लो बस इसको, ए का क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड। ये कितना आएगा, 13। तो बस आंसर कितना आएगा अपना, इसको 13 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने बता रखा है ना आपको, एक परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है ऐसा, और एक पैरेलल लाइन का आता है ना। ये कहता है ए और बी से पास होने वाली लाइन सी और डी से पास होने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है, लाइन पैरेलल हो या वेक्टर पैरेलल हो, एक ही मेथड से करते हैं हम। तो इनके डायरेक्शन, इनके रेशियो को, डायरेक्शन रेशियो को क्या कर दो, इक्वेट, मतलब कि कंपेयर कर दो, है ना। उनका रेशियो क्या होता है, सेम। तो बताओ ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 1 2, और ये है 5 लैम्डा 0, और यहाँ पे बच्चों लिखो 2 1 1 और 3 3 -1। तो बोलो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 5 - 4 यानी कि 1, और फिर क्या होगा, इक्वल टू लैम्डा -1 और इक्वल टू 0 -2, और नीचे वाली लाइन का 3 -2 3 -1 यानी कि 2, और -1 -1 यानी -2। तो बस पहले ही 2 टर्म को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो लैम्डा -1 कितना आ गया, 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इस क्वेश्चन में बस क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, बाकी क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। अब की बार पैरेलल की जगह क्या आ गया वर्ड, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट को आप क्या रख देना, 0। ये आ गया D.29 लैम्डा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख देना, 0। बस आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी सी के अपने को ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देखो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए है -1 3 2, और बी है 2 3 5, और सी है बच्चों 3 5 और -2। आपको निकालना क्या है, एंगल ए। बच्चों आप ध्यान से देखो, ये जो ए एंगल है ना, ये कौन से दो वेक्टर के बीच में है, ए बी, डायरेक्शन सेम लेनी है, ठीक है। ए बी और ए सी, मतलब एंगल ए जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। मैं इसको ए वैक्टर बोल देता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, बी, यानी कि ये ए वैक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है बच्चों, एंगल है। तो आप मेरे को बस बता दो ए वेक्टर कैसे निकालोगे, यानी कि ए बी वेक्टर, बी -a 2 -1 यानी कि 3 आ गया, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 5 -2 यानी कि 3। बी वेक्टर लिख दो, सी -a करोगे तो देखो ये कितना आ गया, 4, 5 -3 यानी कि 2, -2 यानी -4। तो कोस ए निकालना है आपको, तो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो 3 4 जा 12, ये 0 -12, नीचे तो कुछ भी आए, ऊपर क्या आ गया बताओ, 0 आ गया ना। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको पी क्यू आर एस के बच्चों 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पी क्यू आर एस दे रखा है। आपको सिर्फ पी क्यू और आर एस के अंदर क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो बिल्कुल आसान है ये तो, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बना लो आप, 4 5 7, और एक को क्या बना दो, आर एस बना दो।
ये आर है और ये बच्चों एस है। तो आप निकालो एक बार पी क्यू वैक्टर निकालो, क्यू माइनस पी, 3 3 और 4, और आर एस वैक्टर निकाल दो एस माइनस आर करके, ये कितना आ गया 6, ये कितना आएगा बच्चों -3, और ये कितना आएगा 8। तो अब आप मेरे को ये बता दो, क्या ये पैरेलल दिख रहे हैं क्या? पैरेलल में तो क्या होता है, इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, पैरेलल तो नहीं है, तो मैं इनकी क्या कर लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। 18 माइनस के 9, और ये कितना आ गया प्लस के 32, ये जीरो भी नहीं आई। तो देखो ना तो ये इक्वल है दोनों, ना तो बच्चों ये दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है ना, और ना ही ये लेंथ इक्वल है, और ना ही ये पैरेलल दिख रहे हैं मेरे को, पैरेलल भी नहीं है क्योंकि 3 और -3 का रेशियो -1 होता है, और ये 1/2 है, और ये पैरेलल भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, नन ऑफ दीज आ गया, ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल ना इक्वल। तो फिर क्या कहोगे, नन ऑफ दीज ही कहना पड़ेगा। एक बार चेक कर लो कोऑर्डिनेट बस, 4 5 7 -4 3 -6 2 0 2, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे देखो पी क्यू वेक्टर के, 3 और 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। 2 -4 6, और ये कितना आ गया -3 और 2 प्लस, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए लाइन लोकेटेड इन स्पेस मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने आपको बता रखा है ना, अगर एक लाइन इक्वल एंगल बनाती है तो बच्चों देखो मेरे को एक बात बताओ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैं तीनों को अल्फा मान लेता हूँ। तो बताओ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, +-1/√3। तो आपसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद एनी एक्सिस। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो माइनस वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं ना, मतलब कि कोस अल्फा को इसने क्या ले रखा है, +1/√3। अल्फा कितना आएगा बताओ, कोस इनवर्स 1/√3। ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं जिसके ऊपर हम वैल्यू जानते हैं, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एंगल बताना है अपने को दोनों लाइन के बीच में जिनके डायरेक्शन रेशियो अपने को दे रखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो तो एक को बच्चों क्या मान लो, ए वेक्टर, और एक को क्या मान लो, बस बी वेक्टर मान लो, और अपने को इनके बीच का एंगल निकालना है। तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ए डॉट बी अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करो। देखो इसकी 1 से करोगे, इसकी 1 से करोगे तो -3 -1, और इसकी क्या करोगे, इससे 8 से करोगे, और ए का मैग्नीट्यूड तो सीधा ही है, देखो 1 + 1 + 1। इसका मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बी का मैग्नीट्यूड, ये तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो √3 - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a² + b² -2√3, ये आ गया। बट इसका होल स्क्वायर करोगे ना, ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस, तो मैं माइनस को मैं लेके काट दूं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस में 2√3। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों ये √3 वाली टर्म कट जाएगी, 4 और 4 कितना हो गया 8, ठीक है। और फिर 4 का ये 16 लिखी दो। ऊपर क्या आ गया बताओ, ऊपर आ गया 6, नीचे ये 4 था ना, नीचे आ गया √6, और ये कितना आ गया 24। 6 × 24 होता है 144, इसका रूट होता है 12, 1/2। तो कोस थीटा 1/2, तो थीटा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, यानी कि π/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पॉइंट इन विच द लाइन द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इज मेट बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। देखो बच्चों क्या कहा गया है इसमें, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये कहता है ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना। आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ो, द पॉइंट, एक पॉइंट बताओ, कहता है इसके ऊपर एक पॉइंट बताओ, द पॉइंट इन विच द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इज मेट बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। मतलब कि ओरिजिन से आपने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे जाके मीट करेगा अपने को, ये कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं। तो आप मेरे को बताओ, ये तो वही क्वेश्चन नहीं बन गया क्या कि एक पॉइंट पी से किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने क्या डाला है परपेंडिकुलर, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, ठीक है। मैंने दूसरी लैंग्वेज लिख दी, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो ये तो निकाल लोगे, मैंने कितनी बार आपको क्वेश्चन करवा रखा है ना। पहले क्या करोगे बताओ, अब इसमें क्या करने चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल सको, पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी लिख दो, इक्वेशन ऑफ ए बी फटाफट से देखो क्या आएगा, x माइनस, इस पॉइंट को यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, y -4 z माइनस, डायरेक्शन रेशियो लिखो 20, और ये -4 और ये -6। तो इस पॉइंट को हम क्या मानते थे, एक बार लेमडा मान के m निकाल लो, है ना, 20 लेमडा -9
4 लैम्डा और प्लस के 4 और -6 लैम्डा प्लस 5। अब फिर से वही पुट करते थे ना, पी एम वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट किससे, डायरेक्शन वेक्टर से 0, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, लैम्डा। लैम्डा निकल गया तो बच्चों क्या है, एम के अंदर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब कि सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस इस क्वेश्चन में क्या कर दी, लैंग्वेज चेंज होगी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर दे रखे हैं। मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि जब भी 3D में 3 पॉइंट कोलिनियर गिवन हो ना, आप कभी भी दूसरे मेथड के बारे में सोचना ही मत, सिर्फ एक ही बात माइंड के अंदर लेके आना कि ABC क्या है, कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, AB वेक्टर और BC वेक्टर भी क्या होंगे, कोलिनियर या पैरेलल। तो AB वेक्टर निकालो, 3 - 2 और 3 - 2, चलो ऐसे कर दो, AB वेक्टर निकाल ही देता हूँ मैं पहले। AB वेक्टर 3 - 2, 2 - 0 और -2 - 1 यानी -1 बच जाएगा। BC वेक्टर निकाल लो, 5 - 3, 6 - 2 लैम्डा प्लस 2। इनका रेशियो क्या रख दो, इक्वल, 1/2, 2/4 -1 बाय लैम्डा प्लस 2। इनको इक्वेट कर लो, है ना। तो लैम्डा प्लस 2 कितना आ गया, -2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -4। या दूसरा मेथड भी बता देता हूँ कोलिनियर पॉइंट का, इन तीनों पॉइंट्स का डिटरमिनेंट बना दो और उसको क्या रख दो, 0। ये भी बच्चों कोलिनियर पॉइंट चेक करने का एक आसान तरीका होता है। यहाँ से भी लैम्डा कितना आएगा आपका, -4 आएगा। ये बिल्कुल आसान है। एंगल बताना है दोनों लाइन के बीच का, जिसके डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखे हैं। तो इनको क्या मान लो, एक को ए वेक्टर बोल दो, एक को बी वेक्टर बोल दो, और इन दोनों के बीच का क्या निकाल दो बच्चों, एंगल निकाल दो। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, यानी कि 12 - 12 + 25 और डिवाइड बाय इसका आप निकालोगे मैग्नीट्यूड √50, ये भी √50, √50 √50 50, 1/2। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, आंसर आ गया 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, विच इज राइट एंगल्ड एट पी, और पी के ऊपर क्या है बच्चों, ये राइट एंगल्ड है। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनना, ए बी और सी, ये राइट एंगल्ड है बी पे, और ये आइसोसेलेस भी है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकता किसी साइड के, ये तो सबसे लंबी साइड होती है। तो ये दो साइड क्या बच गई, इक्वल, और इसके कोऑर्डिनेट लिख लो आप, ए 7 10 और बी के क्या है, -1 6 6, और ये क्या है बच्चों, -4 9 और 6 10। ए इज इक्वल टू, अब आप मेरे को बता दो, ए की वैल्यू आपको बतानी है। ये दो साइड इक्वल ना भी गिवन होती तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर मैं वेक्टर का यूज करूंगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा, ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, BC वेक्टर के, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो बस ए बी वेक्टर बता दो क्या होगा, -1 - a करो या a + 1 कर दो, है ना। इधर से ये घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। और 10 में से 6 गए 4, BC की निकालो, -4 -3 आ जाएगी, 9 में 6 गया 3 और 6 में 6 गया 0। इसको 0 रखो, तो इसकी मल्टीप्लाई करो -3 से और इसकी 3 से, तो ए कितना आ गया, 0 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0। ये आइसोसेलेस क्यों दे रखी है, ताकि अगर बच्चा वेक्टर का यूज ना करना चाहे, वो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना चाहे, तो आप क्या पुट कर सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी, या फिर इनका स्क्वायर, या फिर इनका क्या निकाल लो बच्चों, स्क्वायर निकाल दो, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये और ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं दो परपेंडिकुलर लाइन के, बच्चों परपेंडिकुलर लाइन के है, तो ये डायरेक्शन रेशियो, इनकी डॉट प्रोडक्ट ए डैश बी डैश और सी डैश क्या होती है, 0। तो यानी कि ए इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में पी क्यू आर एस अपने को 4 पॉइंट दे रखे हैं, प्रोजेक्शन निकालनी है किसकी, पी क्यू की ऑन आर एस के ऊपर। तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वैक्टर ऑन आर एस वैक्टर क्या होती है बताओ, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और नीचे आर एस वैक्टर की क्या कर दो, लेंथ। अब आप पी क्यू भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, आर एस भी निकाल सकते हो, सब कुछ आपको निकालना आता है, मैंने आपको तरीका बता दिया बस। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है या डायरेक्शन रेशियो है, ये एक ही बात है ना। और द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन द लाइन, मतलब देखो आपको ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी, ये कहता है इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर, इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर प्रोजेक्शन कितनी बनेगी इस लाइन की, जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपको, डायरेक्शन रेशियो आपको बच्चों दे रखे हैं। यानी कि आपको पी क्यू की क्या निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे कितने, 1 2 और 3। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये,
कभी भी आपको बच्चों क्या निकालनी हो, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी हो, है ना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, और ये मान लो m और n पे मीट करती है, तो ये mn को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ ऑन AB। तो ये निकाले क्या, प्रोजेक्शन बताओ। अब आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, L इंटू, ये डायरेक्शन रेशो है, लेकिन मैं क्या कहूँगा, डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। L इंटू, ये पॉइंट है मान लो आपका x1 y1 z1, और ये पॉइंट है बच्चों x2 y2 और z2। तो क्या होता है, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियो ये है, तो डायरेक्शन कोसाइन बता दो आप कितने होंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी, √14 से डिवाइड करोगे ना, तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14। तो बस यहाँ लिखो 1/√14 और -1 -5 क्या आ गया, और प्लस m कितना है 2/√14, और बच्चों ये कितना है 0 - 2 यानी -2, और n 3/√14, और ये कितना आ गया 2 - 1 - 1। अच्छा, प्रोजेक्शन की लेंथ निकालते हैं, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, मैग्नीट्यूड लगा दो, मोड लगा दो। तो आप ये देखो -6 -4 -10 -13 इनकी 13/√14, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक लाइन है जो इतने 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 डिग्री के एंगल बनाती है तीनों एक्सिस के साथ, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट बतानी है इसके ऊपर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, वही अभी तो मैंने आपको करवाया था। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या दे रखे थे, डायरेक्शन रेशियो दे रखे थे। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं है PQ के, तो क्या बात होगी, एंगल दे दिए, एंगल दे दिए, तो बताओ L क्या होता है फिर, cos 45। अपने को तो डायरेक्ट क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, m cos 60, और n क्या होता है बच्चों, cos 60 यानी कि 1/2। तो बस ये तो डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। तो अपने को लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB। क्या फॉर्मूला होता है, फिर से वही L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। इसके ऊपर मोड लगा दो, ठीक है। L कितना है बताओ, 1/√2 इंटू x2 माइनस x1, -1 का डिफरेंस तो क्या होता है 0, और फिर देखो 1/2 और 4 - 2 2, फिर 1/2, 0 - 3 यानी कि -3, ये हो गया। तो 2/2 और -3/2 -1/2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1/2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड CD इज थीटा, ध्यान से देखना, AB और CD के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो प्रोजेक्शन बतानी है आपको बच्चों लाइन सेगमेंट AB की CD के ऊपर। आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एंगल बिटवीन वेक्टर मान लो, ठीक है, AB वेक्टर और CD वेक्टर क्या दे रखा है थीटा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला याद है कि आपको क्या होता है बच्चों, AB डॉट CD ये होता है अपॉन दोनों वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, यही होता है। अब आप ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है, हमारा आंसर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AB। आपको निकालना है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन CD की क्या होती है बच्चों, लेंथ होती है ना। अब आप मेरे को बता दो, यहाँ से AB डॉट CD अपॉन CD ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया बताओ फर्स्ट इक्वेशन से, कोस थीटा इंटू AB का मैग्नीट्यूड, या इसको AB कोस थीटा कह लो, है ना, AB क्या कह लो कोस थीटा। ये क्या आ गया आंसर बच्चों, AB कोस थीटा। खत्म क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट मेथड भी तो ये है ना, आप सीखो इसको। AB वेक्टर की प्रोजेक्शन CD, तो CD यहाँ जमीन पे होगा, AB कुछ एंगल थीटा बना रहा है ना, ये क्या है बच्चों आपका कोई AB वेक्टर है, ये हो गया AB वेक्टर। तो इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है आपको CD की डायरेक्शन में, तो ये निकालनी है आपको C से लेके मान लो P, C से लेके P क्या होती है बच्चों, इस राइट ट्रायंगल में देखो, इसके अंदर वो लगा दो आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये CP क्या निकल के आती है बताओ, AB कोस थीटा, यानी इस वेक्टर की लेंथ AB वेक्टर की लेंथ और इनटू कोस थीटा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बिना कुछ लिखे भी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक लाइन की इक्वेशन है जो पास होती है इन दो पॉइंट से। बच्चों ध्यान से देखो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता दो आप कितने हैं, LMN। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये कहता है यही लाइन इन दो पॉइंट से भी पास होती है, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, आप बता दो, -1 -1 -2,
0 -2 -2 1 माइनस माइनस ये प्लस, तो इसका मतलब यही तो एलएमएन है, एलएमएन यही तो है ना, बस इसके कोई स्केलर मल्टीपल जरूर हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना। देखो कहीं नहीं है ना ऑप्शन में ये दो माइनस के, और ऑप्शन में कहीं पहले दो कोऑर्डिनेट माइनस नहीं, -2 को मैं ले लो, 1 1 और -1 1 1 -1, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मतलब कि आपको एक तो सीधे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, एक डायरेक्शन रेशियो हम निकाल भी सकते हैं इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के, दोनों को क्या कर दो इक्वेट, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही तो है, ये कहता है ये वो लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास होती है, तो मतलब डायरेक्शन रेशियो आप यहाँ से निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों का आंसर तो क्या होगा, सेम ही होगा। ये क्या बोलता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस इज 45, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होगी बता दो आप, ए डॉट बी, वही दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालना है आपको, एंगल, ए डॉट बी बताओ, इन दोनों की क्या करो डॉट, ए इंटू टू यानी कि 2a, 3 यानी कि -3 हो जाएगा, 5 प्लस 5 इंटू टू यानी कि 10 हो गया, है ना। देख लो डॉट प्रोडक्ट, 2a -3 प्लस 10 अपॉन इसकी लेंथ बताओ 3 आ गई, और इसकी लेंथ कितनी आएगी बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस 9 प्लस में 25, ये आ गई। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2a प्लस 7 का होल स्क्वेयर आ गया, ये 3 का स्क्वेयर 9, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस में 34, स्क्वेयर खोल दो, इसका स्क्वेयर खोलो, पहले इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 9a स्क्वेयर प्लस में 9 इंटू 34, इसका स्क्वेयर खोलोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और प्लस में कितना आ गया, 7 टू 14 28 ए, ये आ गया, तो ये आएगा अपना 8a स्क्वेयर प्लस 56a प्लस 98, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना बचेगा बताओ, ए स्क्वेयर और 56 माइनस हो जाएगा, और 9 इंटू 34 कितना होता है 306, और इसमें से 98 क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 208 आएगा, क्या 208 आ गया, है ना। अब आप चाहो तो क्या है ऑप्शन का यूज कर लो, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, या मुझे ये भी दिख रहा है इसके फैक्टर भी मैं आसानी से बना सकता हूँ। 208 क्या होता है, 208 52 इंटू 4 होता है ना, 52 इंटू 4, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे a माइनस 52 a माइनस 4, तो a की दो वैल्यू आ गई, एक 4 और एक 52, 52 तो ऑप्शन में है नहीं, आंसर क्या आ गया अपना 4 आ गया। हाँ ये हो सकता है जैसे 52 नहीं आया ना, ये 52 दो वैल्यू क्यों आ गई, क्योंकि स्क्वेयर किया था हमने, तो मैंने कहा था ना जब भी किसी इक्वेशन का आप स्क्वेयर करते हो तो जो आंसर है उस पर भरोसा मत करना। अब 52 भी अगर ऑप्शन में होता, 52 भी अगर ऑप्शन में होता और 4 भी होता, फिर आप किसको टिक करते, फिर आप क्या करो, एक बार ए को 52 पुट करके देखना, एक बार जरा ए को 52 बच्चों करोगे ना आप, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 45 कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आप देख लो, ऊपर क्या आएगा 52 इंटू 2 104 -3 प्लस 10, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये इसकी लेंथ 3, और यहाँ पे 52 का क्या करोगे आप, एक बार देख लेते हैं, ये नहीं कहता मैं नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, चांस कम होते हैं ना। अब तो अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 52, अगर होता तो फिर हम इस तरीके से चेक करते हैं 52 के बारे में। अब ये क्वेश्चन देख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ये आपको एक लाइन दे रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस लाइन को हम जनरल फॉर्म लाइन की किस फॉर्म में बताई है मैंने आपको हमेशा से, मैंने आपको ये बताई है ना लाइन की, बट ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, ये तो इस शक्ल में नहीं है, तो मैं इसको इस शक्ल के अंदर कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, वो कैसे करूंगा देखो ध्यान से, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, और z इक्वल टू क्या है बच्चों, सी वाई प्लस में डी, ये हो गया। इन दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, आप दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो, बस ये उस फॉर्म में बन जाएगी। यहाँ से y बोलो क्या आएगा, x माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से y कितना आएगा बच्चों, z माइनस डी अपॉन सी। इन दोनों y को इक्वेट करना, मतलब y की वैल्यू इसके इक्वल भी है और y की ही वैल्यू इसके इक्वल भी है, लेकिन पहले तो x कोऑर्डिनेट लिख देना, पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू और फिर बच्चों z वाली वैल्यू। तो बता दो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहे हैं आपको, A1 और C, A1 और C, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन, आपको पता लग गया कि लाइन अगर इस फॉर्म में भी दे रखी हो तब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बच्चों अगर एक लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आपको याद है ना, प्लस माइनस 1/√3 है, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन ये है तो डायरेक्शन रेशियो तो आप कुछ भी ले लो इक्वल होंगे ना, डायरेक्शन रेशियो तो क्या होंगे बच्चों, इस फॉर्म में होंगे, ए ए और ए। अब चाहे आप इसको
1 1 ले लो, चाहे आप इसको 2 2 ले लो, मतलब कि लाइन की इक्वेशन ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो क्या आएंगे, जो तीनों नंबर आएंगे वो क्या आएंगे बच्चों, बिल्कुल सेम आएंगे। अब आप देख लो, ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, यानी -3 की जगह +3 आना चाहिए, और ये -2 और ये +4, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखो बिल्कुल आसान है। ये दोनों लाइनें बच्चों राइट एंगल पे कट करती है, तो राइट एंगल पे कट करती है तो मैंने क्या बताया था, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या रख दो, 0 रख दो। ए वेक्टर क्या है, इसका डायरेक्शन वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है बच्चों, नीचे वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन वेक्टर निकालने से पहले आपको क्या दिमाग में लेके आना है, ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए बच्चों, 1, ठीक है। तो पुट कर दो अब बस ए डॉट बी को 0 और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन होता है बताओ, कोस थीटा इक्वल टू वही ए डॉट बी, इनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दो बस। और ए वेक्टर आपको पता ही है कितना है, 2 2 -1, और बी वेक्टर बच्चों कितना है, 1 2 और 2। ए डॉट बी निकालो, 2 + 4 -2, और दोनों की लेंथ कितनी है, 3 3 है, तो क्या आ गया 4/9। थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 4/9, ऑप्शन नंबर डी आ गया। द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, ये दो लाइनें दे रखी है, तो कोई बात नहीं, इसको ठीक करके लिख लो। इसको क्या लिख दो, x/1 है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये y/1/3, और ये बच्चों z क्या आ गया, -1 है ना, ये आ गई पहली लाइन। इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो गया बोलो, 1/2 1/3 और -1। ऐसे ही इस लाइन को ठीक करके लिखो, x/1/6, y/-1 और z/-1/4, तो यानी कि इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आ गया बच्चों, 1/6 -1। अब आप ना बाकी कुछ भी ट्राई मत करो, एक बार इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखना। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो बताओ ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। बट मैं चेक करना चाहता हूँ ना, 1/2 इंटू 1/6, 1/3 इंटू -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। देखो 12, ये क्या आ गया बोलो, 12 1, और ये कितना आ गया अपना -4, और ये क्या आ गया +3, 0 आ गया। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो बच्चों दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ये थोड़े वेक्टर अजीब आए ना, जिनकी लेंथ निकालना थोड़ा मुश्किल हो या लेंथी हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है, आप कभी भी देख लेना। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, कितनी बार हम कर चुके हैं कि इस लाइन के ऊपर बच्चों, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट से, ए मान लो, बी मान लो, 103 से, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बताओ क्या करते हैं, तरीका क्या होता है, मैंने हर बार आपको ये बताया ना, पहले क्या निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो। इक्वेशन क्या होगी, x - x1 अपॉन ए, और y -7, और 5 में से 7 गए -2, और z -1 और 3 में से 1 गया 2, ये आ गई। और इसको क्या मान लेते हैं हम, लैम्डा मान लेते हैं, तो m पॉइंट कितना आ गया बोलो, -λ + 4, -2λ + 7, और 2λ + 1। अब फिर से पी एम वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बच्चों, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन के साथ क्या पुट कर दो, 0। यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा आएगा, इस लैम्डा की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, m के अंदर पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। सेम तरीका है। इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, ये तो हम निकाल ही चुके। इसी क्वेश्चन को सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में m निकल गया, तो पी एम निकाल दो, क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, बच्चों दो लाइन के जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो ना, तो पहली लाइन के ऊपर क्या किया करो, एक पॉइंट मान लो। पहली लाइन के ऊपर कोई भी क्या कर लो बच्चों, पॉइंट मान लो, कौन सा पॉइंट, m, तो 5λ + 4, 2λ + 1 और लैम्डा है ना, ये आ गया। अब अगर ये मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का m, तो फिर ये m किसको सेटिस्फाई करेगा, इट ऑल्सो सेटिस्फाइज लाइन 2। लाइन 2 को सेटिस्फाई करेगा। लाइन 2 को बच्चों सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इसके अंदर, इस लाइन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू ये रिप्लेस कर दो, x -1 बोलो 5λ + 4 -1, और y की वैल्यू 2λ + 1 -2। अच्छा, तीसरी वैल्यू तो इक्वेट करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो लैम्डा चाहिए, लैम्डा तो यहाँ से आ ही जाएगा ना। तो कितना आएगा बोलो, 3 × 5λ + 3, और ये 2 × 2λ - 1, तो कितना आ गया 15λ। ये 4λ इधर आके माइनस, ये -2 माइनस लाइन, तो लैम्डा कितना आ गया, -1। लैम्डा -1 आ गया, तो बच्चों m पॉइंट कितना आ गया बोलो, -1 -1 -1, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है।
द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, ये दोनों लाइन बच्चों कैसी है, कैसी है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है, स्क्यू लाइन है। मैं कहता हूँ एक बार आप कुछ मत सोचो, इनके डायरेक्शन रेशियो लिखो। डायरेक्शन रेशियो ही बताएंगे कि ये दो लाइन बच्चों कैसी है। इनकी डॉट प्रोडक्ट करना। जब आपको कुछ भी समझना है ना, तो आप सबसे ज़्यादा ऑप्शन इनका क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट एट राइट एंगल दे रखा है ना देखो ऑप्शन में, और डॉट प्रोडक्ट भी मुझे दिखी क्या होती है, 0। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब अब की बार ओरिजिन से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है एक प्लेन के ऊपर, अब की बार लाइन नहीं है, क्या है, प्लेन। और बच्चों वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकल के आया बताओ, वो निकल के आया 2, 4 और -3। आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है। आप मेरे को ये बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक बच्चों एन वेक्टर चाहिए। पॉइंट तो है ही, पॉइंट तो इस क्वेश्चन में प्लेन के अंदर दे ही रखा है, ये एम। सिर्फ आपको एन वेक्टर और चाहिए। तो मुझे बताओ, ये अगर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, तो यही तो क्या है अपना एन वेक्टर है। मतलब एन वेक्टर क्या हो गया बताओ बताओ, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 3k कैप, यानी कि 2 - 0 4 - 0 -3 - 0, ये आ गया। तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों याद है ना, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होते हैं, ये तीन वैल्यू है ना, 2 4 -3, 2 प्लस 4 -3, और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, x माइनस 2 वाई माइनस 4 और z प्लस 3। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज नॉर्मल। ये प्लेन नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बच्चों नॉर्मल है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब कि आपको क्या कहा गया है, देखो ये जो प्लेन है ना, मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है। मेरे को देखो, एक तो क्या चाहिए होता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, पॉइंट। पॉइंट तो अपना आ गया, ये तो क्या है, पॉइंट है, पासिंग पॉइंट। अब मेरे को सिर्फ क्या चाहिए बताओ, अब बच्चों मुझे सिर्फ चाहिए क्या, इसका नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर खुद ने इसने बता तो रखा है, ये कहता है ये जो प्लेन है ना, वो नॉर्मल है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के। मतलब कि प्लेन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। मतलब कि ये क्या है, एक लाइन है, और ये कहता है प्लेन जो है ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बच्चों क्या होता है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और अब की बार क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, तो ये लाइन ही तो क्या हो गया, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं कहीं, तो आप मेरे को बता दो बस एन वेक्टर क्या हो गया बताओ। ए बी वेक्टर को तो एन वेक्टर बोल सकता हूँ ना, क्या आएगा, 3 - 2 यानी कि 4 - 1 और -5 - 1, तो ये कितना आ गया, -6। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बता दो क्या होती है, ए इंटू प्लस बी इंटू माइनस सी है ये -6, और अंदर क्या लिखते हैं, एक्स माइनस पॉइंट, एक्स -2 वाई +3 और जेड -1। सोल्व कर लो, एक्स प्लस 5y -6z -2 प्लस 15 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, x प्लस 5y -6z, और ये कितना आ गया प्लस के 19। तो -19 वाले ऑप्शन तो क्रॉस कर दो, x प्लस 5y -6z, x प्लस 5y -6z, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट लेंथ ऑन द एक्सिस। मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। बच्चों तीनों क्या है, तीनों की लेंथ कितनी है, यूनिट, मतलब कि 1 1 1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, याद करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन याद है क्या, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बाय जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। और इन तीनों इंटरसेप्ट की लेंथ तो कितनी है, 1 है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये प्लेन मीट करता है द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी एंड सी। मतलब कि एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब ये जो प्लेन है ना, ये तीनों एक्सिस को बच्चों 3 पॉइंट पे मीट करता है, ए बी सी पे। ये लिख देता हूँ मैं, ए बी और सी। आपको सेंट्रोइड बतानी है, सेंट्रोइड। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है, जेड इंटरसेप्ट है, ये कैसे निकालोगे आप। इक्वेशन प्लेन की दे रखी है ना,
ये है, तो यहाँ तो 1 है, बट ऊपर बच्चों x का कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो इसको नीचे लेके आओ, है ना, y अपॉन क्या आ जाएगा ये 1/b, और z अपॉन क्या आ जाएगा 1/c। तो फिर x इंटरसेप्ट कितना आ गया बताओ, x इंटरसेप्ट, बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं, x इंटरसेप्ट को a ले लेते हैं, बट बच्चों a x का कोफिशिएंट तो 1 होता है ना, x के नीचे जो नंबर होता है ना उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1/b, और z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1/c। तो ये वैल्यू होगी 1/a, ये 1/b और ये 1/c। तो ये पॉइंट कितना हो गया बोलो, 1/a 0 0, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, ये 0 1/b 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 0 1/c। इस ट्रायंगल की अपने को क्या निकालनी है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद करो, तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड करो, बट इनको तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/a मिलेगा, और 3 से और डिवाइड करोगे तो मतलब 1/3a हो जाएगा ना, 3/a नहीं, 3 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये अपने इस ट्रायंगल की क्या आ जाएगी, सेंट्रोइड आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, बच्चों वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन के अंदर x की वैल्यू क्या होती है 0, वही क्या होती है इसकी इक्वेशन होती है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन ए प्लेन इज 7, और इसके डायरेक्शन रेशियो अपने को दे रखे हैं, तो प्लेन की इक्वेशन बतानी है। आपको याद आ गई ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। क्या पहचान होती है नॉर्मल फॉर्म की, जब भी प्लेन की डिस्टेंस दे रखी हो कहाँ से, ओरिजिन से, तो आप क्या निकालोगे, नॉर्मल फॉर्म का यूज करोगे। ये क्या होती है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या होती है पी। ये एन कैप क्या होगा बता दो आप, एन कैप, ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब लेंथ से क्या करो, इसकी डिवीजन करो, और p क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये कितनी है 7, तो बस आंसर निकाल दो, r डॉट एन कैप इक्वल टू 7, यानी कि r डॉट, ये लो ये आ गई। अब r की जगह एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दे, -3x प्लस 2y प्लस 6z, और ये 7 की उधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस कॉमन लेके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो ये क्या आ गई 3x माइनस के 2y माइनस के 6z, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +49। देखो आंसर कौन सा आ रहा है आपका +49, कहीं +49 है नहीं, तो नहीं है तो -49 होना चाहिए, है ना, या तो ये ऑप्शन होगा या ये। कोफिशिएंट मिलाओ, कोफिशिएंट को अगर हम मिलाएं तो ये रहा, ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन को मिलाएंगे ना, इस इक्वेशन को, ये -49 -3 2 6, देखो -3 2 6 और -49, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे मिस्टेक होगी तो पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालने हैं, तो बस एंगल बिटवीन दो प्लेन क्या होते हैं, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बच्चों वो क्या होते हैं, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी कि जो एन वेक्टर होता है ना दोनों प्लेन का, उनके बीच में आप एंगल निकालो, है ना। n1 वेक्टर क्या है बताओ, n1 2 -1 और 1, और n2 दूसरे वेक्टर का दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है 1 1 और 2, इनके बीच का एंगल यानी कि cos थीटा, क्या करो 2 -1 + 2, इसकी लेंथ √6, इसकी लेंथ √6, 3/6 यानी कि 1/2, थीटा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया, यानी कि π/3, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ 2 and 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट तो कितना दे रखा है 2, और जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 3। इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लो, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। मैंने आपको याद करो क्या बताया हुआ है, एक बार मैंने आपको ये बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए कि आप हमेशा मेरी बात ये याद रखना कि अगर ये प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये प्लेन बच्चों क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके अंदर वाई की टर्म क्या होगी, गायब होगी, है ना। 1 इज पैरेलल टू, मैंने आपको प्रूव भी करके बताया था ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी पता है, ए एक्स प्लस सी जेड इक्वल टू क्या बच गई डी। बस अब क्वेश्चन खत्म। अब अपने को क्या निकालनी है, ए सी और डी की वैल्यू निकालनी है, और इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी दे रखी है, बस अब तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो प्लेन की, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज, क्योंकि इससे तो 3 वेरिएबल निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस
y बाय y इंटरसेप्ट, बट y की टर्म तो क्या है, गायब है ना, z बाय z इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या होता है 1, और x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है बोलो 2, और z इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 3, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 2z इक्वल टू 6, 3x प्लस 2z इक्वल टू 6। बस आपको याद क्या रखना है, इंटरसेप्ट दे रखे हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगाओ आप, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ ये होती है ना। अब ये प्लेन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो y वाली टर्म को तो क्या कर दो खत्म, और बस a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2, और b z c की वैल्यू कितनी है 3। देखो इस तरीके से क्या है आपका मेथड 2, ये बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, k की वैल्यू बताओ जिससे ये दो प्लेन बच्चों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो बस दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप क्या रख दो 0 रख दो। तो इसका n1 वेक्टर क्या है 3 माइनस 6 माइनस 2, और यहाँ से वेक्टर निकालोगे आप कितना आएगा 2 1 और माइनस के, इसको 0 रख दो और k की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो इस पॉइंट से तो पास होता है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। बच्चों ये जो प्लेन है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो प्लेन है इस पॉइंट से तो पास होता है, तो पासिंग पॉइंट जो चाहिए होता है वो तो मिल गया। अब मेरे को नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर क्या, ये जो प्लेन है ना अपना नीचे वाला प्लेन ब्लू कलर का, ये इन दोनों प्लेन के बच्चों क्या है परपेंडिकुलर है, ये तो अपना क्या है रिक्वायर्ड प्लेन, ये क्या है रिक्वायर्ड प्लेन। और आप याद करो एक बात, इसका नॉर्मल वेक्टर है n1 और इसका नॉर्मल वेक्टर है क्या n2। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो प्लेन, ये दो प्लेन आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है n वेक्टर, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब क्या है दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर तो ऐसे जाएगा और इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे जाएगा, तो दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि जो n वेक्टर है ना वो n1 के भी परपेंडिकुलर है, और n वेक्टर जो है बच्चों वो n2 के भी परपेंडिकुलर है ना, ये भी आपस में क्या है प्लेन परपेंडिकुलर। इसका मतलब n वेक्टर क्या कैसे निकलेगा n1 क्रॉस n2। अब तो आप समझ गए बस i j k, और इसका डायरेक्शन रेशियो देखो 1 2 3, और इसमें कितना आएगा 3 3 1। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, i इंटू 2 माइनस 9, और ये कितना आएगा आपका 1 माइनस के 9, और ये बच्चों 3 माइनस 6, तो यानी कि n वेक्टर भी आ गया देखो -7 और 8 और माइनस के 3, और पॉइंट भी आ गया आपका, पॉइंट क्या आ गया पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा था -1 3 और 2। इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी इक्वेशन कह रहा हूँ मैं, a इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि -7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 और -3 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास होता है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। मैंने आपको क्या बताया हमेशा, जब भी अपना प्लेन इस प्लेन के पैरेलल हो तो बस आप क्या किया करो इक्वेशन तुरंत मान लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, सिर्फ दो पैरेलल प्लेन में डिफरेंस किस चीज़ का होता है कांस्टेंट टर्म का, तो इसको कांस्टेंट टर्म को क्या मान लो के, और इसके अंदर ये पॉइंट पुट करके और के की क्या निकाल लो वैल्यू निकाल लो, 2 वाई की जगह 2 पुट करोगे, जेड की जगह 3 पुट करोगे, तो के कितना आ गया बच्चों -4, के -4 आ गया, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, इस -4 को इधर शिफ्ट कर दो क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, वही बात आ गई, ये प्लेन है क्या बताओ 2x -3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन क्या होगी, दैट इक्वेशन इज, मैंने क्या कहा था बाकी सब कुछ सेम, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, सिर्फ क्या मान लो बच्चों के मान लो बस। अब तो ये वही क्वेश्चन आ गया, इस पॉइंट को क्या कर दो इसमें पुट कर दो, इस पॉइंट को बच्चों पुट करो और के की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई के की वैल्यू -11 आ गई क्या, और के की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर दो इक्वल टू -11, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आर डॉट, ये क्या होगा फिर 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 5k कैप, और ये -11 इधर आके क्या हो जाएंगे +11 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो इन दो पॉइंट से तो पास होता है और परपेंडिकुलर है बच्चों इस प्लेन के। तो देखो मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करवाए हैं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो ना आप डायग्राम बना लिया करो बस, ठीक है। अब बताओ प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो दो है, और प्लेन अपने वाला जो प्लेन ना ये इस प्लेन के बच्चों क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब ये इसका जो n वेक्टर है इसके नॉर्मल वेक्टर के बच्चों n वेक्टर अपना
वो परपेंडिकुलर होगा किसके, n1 के भी, और जो अपना ये नॉर्मल वेक्टर होता है ये इस ए बी वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि n वेक्टर जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना, n वेक्टर ये है। तो नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि n वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर लाई करने वाले जितने भी वेक्टर होते हैं ना, सबके क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो फिर यहाँ से n वेक्टर बताओ किसके इक्वल आएगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि आई जे के n1 वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर बताओ, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1 है ना, और ए बी वेक्टर बता दो, 1 - 1 0, -1 -1 -2, और -1 -1 फिर से -2, निकाल लोगे ये, n वेक्टर भी आ गया, और फिर आपका बच्चों पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट कोई भी मान लो, या तो ये मान लो या फिर दूसरे वाला पॉइंट मान लो, और फिर फॉर्मूला लगा देना प्लेन की इक्वेशन, a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 = 0। आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो पास होता है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ये किसका क्वेश्चन आ गया बच्चों, फैमिली ऑफ प्लेन्स का आ गया है ना। जो एक प्लेन अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फैमिली ऑफ प्लेन का। तो बताओ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, एक प्लेन P1 है, इसको P1 बोल दो, और इस प्लेन को बच्चों P2 बोल दो, तो P1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0, ये होता है ना। तो लिखो इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z, बट मेरी बात ध्यान रखना, इस +4 को इधर लेके आके क्या करोगे, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, इसको भी ऐसे लिखो, यानी कि राइट साइड में कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, = 0। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें, ये कहता है ये प्लेन जो है ना अपना, ये इस प्लेन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, इसको क्या मान लो एक बार, P3 मान लो। तो ये जो प्लेन है ये, अच्छा इसके डायरेक्शन रेशियो अच्छे से निकालो पहले, है ना। x को मान लो, क्या बच गया, 1 प्लस में 2 लैम्डा, y को मान लो, ये क्या बचेगा, 2 प्लस में लैम्डा, z को मान लो 3 माइनस के लैम्डा, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ गई बताओ, यहाँ से -4 और यहाँ से। अब ये जो प्लेन है ना, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, इट इज परपेंडिकुलर टू P3। इसका मतलब इनके जो दोनों डायरेक्शन रेशियो है या नॉर्मल वेक्टर है, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है बताओ, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, डॉट इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है बताओ, यानी कि नॉर्मल वेक्टर 5 3 और 6, इनकी डॉट प्रोडक्ट को क्या रख दो, 0। 5 से मल्टीप्लाई करना, 3 से करो और 6 से करो, ये आ गया 10 लैम्डा और प्लस 3 13, 13 में से 6 गया 7, और ये कितने आ गए 18 और 5 23, और ये कितने आ गए 29। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -29/7, और लैम्डा की वैल्यू को वापस यहाँ रिप्लेस कर दो, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ मत किया करो, यहाँ करोगे ना रिप्लेस तो कैलकुलेशन इधर ही पुट किया करो अब सीधा, ठीक है। क्या आगे देखो इक्वेशन, x + 2y + 3z - 4 लैम्डा, प्लस लैम्डा की जगह क्या करो, -29/7, और बस क्या कर दो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या करो 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 से मल्टीप्लाई 7x + 14y + 21z - 28, और -29 इंटू, ऐसे कैसे लिख दो ये, और बस अब क्या कर लो, प्लस माइनस करके इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 58 51। ये मेरे को ऑप्शन दिख रहा है, या तो नन ऑफ दिस या ये, क्योंकि देखो ये -58, ये +7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x का कोफिशिएंट -51 दिखाई दे रहा है ना, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो आई थिंक ये ऑप्शन है। बाकी आप चेक कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया सारा। फैमिली ऑफ प्लेन के काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी ऐसे ही है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, बिल्कुल सेम है वही, यानी कि ये दो प्लेन जो है ना अपने बड़ा, ये इन दो प्लेन से बच्चों क्या होता है पास, और इस प्लेन के क्या है ये परपेंडिकुलर, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है ना, कुछ भी फर्क नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस इक्वेशन में चेंज दे दिया, प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो पास होता है वही इन दो प्लेन से और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो बस बताओ ये P1 प्लेन है और ये बच्चों क्या है P2, तो इक्वेशन क्या होती है P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। लिख दूं मैं इसको एक बार फटाफट, x + y + z - 1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x + 3y, ये आ गया। अच्छा इसके डायरेक्शन रेशियो अच्छे से लिख लिया करो, x कॉमन लेके 1 + में 2 लैम्डा, y कॉमन लोगे तो 1 + में 3 लैम्डा, जेड कॉमन लोगे तो 1 माइनस के क्या आ गया लैम्डा, और फिर कांस्टेंट टर्म बच्चों 4 लैम्डा माइनस के 1, ऐसी इक्वेशन आ गई। अब ये प्लेन बच्चों किसके पैरेलल है, ये प्लेन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के।
आप मेरे को बताओ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ये होते हैं ना, और एक्स एक्सिस क्या होती है, एक लाइन। एक्स एक्सिस बच्चों क्या होती है, एक लाइन होती है, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 1 0 0 होते हैं ना ये। अब आप मेरे को बताओ, जब एक लाइन प्लेन के क्या होती थी, पैरेलल होती थी, इसका मतलब लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर है ना, ये वाला, और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि 1 + 2 लैम्डा इंटू क्या, इंटू बोलो 1 + 3 लैम्डा इंटू 0, और 1 - लैम्डा इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो बस यहाँ से 2 लैम्डा कितना आ गया, -1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। लैम्डा की बच्चों -1/2 वैल्यू यहाँ रिप्लेस किया करो, ठीक है। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 2 से क्या कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 2y + 2z - 2, और फिर -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -2x -3y + z, और -4 = 0। एक्स वाली टर्म कैंसिल, ये कितना आ गया -y, और 2z + z 3z, और -6 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +6 हो जाएगा। तो y - 3z = -6, या कह लो y - 3z + 6 = 0। देख लो, y - 3z + 6, y - 3z + 6 = क्या आ गया, 0। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है और इस पॉइंट से भी पास होता है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। पहले क्या करो भाई, वो इक्वेशन p1 + में लैम्डा p2 = 0, यानी कि x + y + z - 6 + लैम्डा इंटू 2x + 3y + 4z + 5 = 0 हो गया। अब बस डायरेक्ट ही पुट कर दो, अब की बार यहाँ से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे को डायरेक्शन रेशियो चाहिए नहीं नॉर्मल के। अब इसके अंदर बस क्या कर दो, आप ये पॉइंट पुट कर दो, क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 + 3 + 4 + 5 = 0। ये कितना आ गया बोलो, 5 9 9 और 5 14 14 लैम्डा इक्वल टू, ये कितना आ गया अपना, -3 उधर जाके +3, लैम्डा कितना आ गया बोलो, 3/14। 3/14 वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बस। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की इस प्लेन से, तो निकाल दो। एक पॉइंट की बच्चों अगर आपको डिस्टेंस बतानी हो प्लेन से, तो मैंने कहा था ना 2D वाला कॉन्सेप्ट याद कर दिया करो बस। जो हमने 2D के अंदर सीखा था, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस d, वही इसमें। पहले इस प्लेन के अंदर पॉइंट को पुट करो, x को 2 पुट करोगे, y को 3 पुट करोगे, z को 4 पुट करोगे, प्लस ये कितना 11, और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। कितना आ गया ऊपर से देखो, 10 माइनस का +1 7, और ये कितना आ गया 7। आंसर कितना आएगा 1। खत्म क्वेश्चन। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस। ये दोनों प्लेन कैसे होने चाहिए बच्चों, पैरेलल। मैंने कहा था ना, दो पैरेलल प्लेन के बीच की आपस में डिस्टेंस पूछी जाएगी, बट ध्यान रखना सबसे पहले दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर होते हैं उनको क्या बनाओगे, सेम। यहाँ 2 4 6 है, ऊपर ये है, तो बच्चों पहले ऊपर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये नहीं करोगे तो डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, गलत आएगा, ठीक है। 2x + 4y + 6z + 14 = 0, और नीचे वाले प्लेन की इक्वेशन लिखो। अब आपको फॉर्मूला याद आ गया, ये डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, इनकी कांस्टेंट टर्म के बीच की डिस्टेंस, यानी इसकी 7 इसकी 14, और डिनोमिनेटर में क्या, इस 2 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर और इस 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 7 56 √56, और √56 बच्चों क्या होता है, 4 × 14 होता है ना। तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। इसने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, किससे, √14 से मल्टीप्लाई कर दो, √14 से डिवाइड, 7 × √14, और नीचे कितना आ गया 2 × 14, तो √14/4, √14/4। बट कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखो मैं आपको ऑप्शन मैच करवा के दिखा देता हूँ। बस आंसर तो आ गया मेरा नो डाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, बट ऑप्शन भी तो मैच करवाना है ना अपने को। तो यही मैं बस क्या कर दूंगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा। देखो नीचे 2√2 है, 2√2 क्या होता है बच्चों, √8 ही तो होता है, और ये भी क्या है देखो √8। ये तो आंसर हो नहीं सकता है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसको √58 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया कितना 56 है ना, 56, 7 8 जा, तो यानी कि √56 को क्या लिख दो, √7 × √8 लिख दे। और √8 को बच्चों 8 से डिवाइड करोगे तो नीचे √8 आ जाएगा ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए आ गया, क्योंकि √8 तो क्या होता है 2√2 होता है। देखो कई बार
ऑप्शन को मैच करवाना भी महाभारत हो जाती है ना, बट आपको आना चाहिए ये चीज भी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड फ्रॉम द प्लेन दिस इज 5। मतलब ये कहता है बच्चों आपको, एक पॉइंट है ये P, इसकी डिस्टेंस कहता है एक तो निकालो ओरिजिन से, तो बता दो ये OP डिस्टेंस कितनी आ गई, √3 आ जाएगी। और एक कहता है यही पॉइंट P, इसकी डिस्टेंस निकालो इस प्लेन से, इस प्लेन से, ये प्लेन की इक्वेशन लिख दो, ये D निकाल लो, अब पॉइंट पुट करो और नीचे कितना आएगा √3, यानी कि 1 + k बाई √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इन दोनों डिस्टेंस का सम कितना है बच्चों, 5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो ऊपर वाला √3 है और ये वाली जो डिस्टेंस है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 5। तो बस आप क्या करो, सोल्व कर लो इसको, √3 एलसीएम ले लो, 3 प्लस ये आ जाएगा क्या, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 5 √3 का क्या कर दो बच्चों, होल स्क्वायर, 25 3 जा 75, तो ये आ गया k+4, स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² प्लस में 2ab, k² प्लस 8k, और ये कितना आएगा -59। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, देख लो, ओरिजिन से डिस्टेंस तो इसकी √3 आएगी, और इस प्लेन से, प्लेन क्या है x - y + z + k = 0। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा एक बात तो ये कि क्या लगाना चाहिए मेरे को यहाँ पे बच्चों, बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि k+1 मुझे क्या पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, k की वैल्यू तो मान लो -3 हुई, तो फिर ऑप्शन में भी है ना -3 -2, तो फिर ये तो नेगेटिव हो जाएगी ना, इसका मतलब अपने को क्या लगाना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आप बोर्ड लगाओगे तो इस क्वेश्चन के जैसे फैक्टर नहीं बने हैं ना, k की वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है अब यहाँ से, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई, बाकी सब कुछ ठीक है, बस इसका मोड नहीं लगाओगे ना तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे निकलेगा नहीं। अब ये डिस्टेंस चेक कर लेते हैं क्या आ गई, k+1 बाई √3, तो k+1 बाई √3 का मोड, और बच्चों क्या, √3, इनका सम कितना है 5, यही तो है। तो आप ऐसा करो ना, और √3 से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इसके ऊपर क्या लगा दो, मोड, ये लगा दिया। अब हम अगर इसको नेगेटिव कंसीडर करें, लेकिन k की वैल्यू तो यहाँ से ये भी नहीं आ रही ना, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से एंड इस P पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से, उन दोनों का सम, सॉरी क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, मैं सम निकाल रहा हूँ, और अपने को गिवन क्या है, क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है, दोनों का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या, √3 इंटू मोड ऑफ k+1 अपॉन √3, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 5, कट गया ये, तो मोड k+1 की वैल्यू आ गई 5, तो k+1 की वैल्यू कितनी आएगी, ±5, 5 लोगे तो बच्चों 5 में से बन गया 4, और -4 5 लोगे तो -5, ये कितना आएगा -6, ऑप्शन में क्या है 4 है, आंसर आ गया बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो पैरेलल इस प्लेन के है, और डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 1। तो आप मेरे को ये बता दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर ये इसके पैरेलल है तो लेट कर लो, इक्वेशन क्या है, x - 2y + 2z = k, यही बताया था ना मैंने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है इस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से, जो हमारा प्लेन है, x - 2y + 2z - k = 0, इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहाँ से 1 है, तो बस आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पॉइंट पुट करो, 1 -k 4 और +k 6 -k k, और डिवाइड बाय क्या होगा बोलो, 3 हो जाएगा क्या, इसकी डिस्टेंस है ना, इसका मैग्नीट्यूड कह लो, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है 1 के, तो बस आंसर आ गया। अच्छा बोर्ड लगा दो, दो आंसर आएंगे बट ऑप्शन में तो एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्या होगा बोलो, 7 3 3 - k, और इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 3 लिख दूं, 3 से 3 कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई देखो, एक तो 0 आ गई, k की वैल्यू बच्चों एक तो 0 आएगी, और एक अगर इसको आप -3 लोगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 6, 0 और 6 दोनों आंसर पॉसिबल है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, x - 2y + 2z = 0, एक तो ये ऑप्शन है और एक बच्चों ये है, दोनों आंसर पॉसिबल है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन में गिवन है, पहले तो कोफिशिएंट 1 - 2 2, 1 - 2 2, बट इक्वल टू 3 है, छोड़ दो, है ना, ये भी +3 है, इसको भी छोड़ दो, ये दोनों देखो, इसको ध्यान से देखो, x 1 - 2 2, 1 - 2 2, ठीक है, 1 - 2 2 ये भी ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये 0 नहीं है, ये +6 है, तो उधर आगे क्या हो जाएगा, ये -6, बट अपना तो क्या है
6 है ना, और 6 देखो ये रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था ना दोनों ऑप्शन से ये भी और ये भी, बट ऑप्शन में अपने को कौन सा गिवन है, ये वाला सिर्फ, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस, तो दोनों चीजें अपने को निकालनी है, तो बिल्कुल आसान होता है। इस पी पॉइंट से आपने इस प्लेन के ऊपर बच्चों क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, प्लेन की इक्वेशन आपको दे ही रखी है, ये दे रखी है। आपको एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और एक क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पीएम। पीएम तो सीधा ही निकाल दो, पुट करो, एक्स की जगह 7, वाई की जगह 14 और जेड की जगह 5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया बोल दो, 63 अपॉन √21 से मल्टीप्लाई कर दो, √21 से डिवाइड कर दो, तो 63 इंटू √21/21, तो यानी कि बच्चों आ गया ये √21/3। देखो √21/3, आई थिंक इसने क्या लिखा हुआ एक बार हम चेक करें, ये प्लेन की इक्वेशन है और ये अपना क्या है, पॉइंट है 7, 14 और 5, ये देखो ये दिखाई देगा आपको, ये दोनों एक ही तो चीज़ है, तो फिर ये ऐसे क्यों लिखता है इसको 21√3 और ये 3√21, तो ये क्या है √21/3, इसको लिखना चाहिए। चलो एक बार हम चेक करते हैं, फिर देखते हैं ये लिखा गलत गया है या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। 7 2 जा 14, 14 4 जा 56 और 5 माइनस हो जाएगा, ये -2 है, ये कितने हो गए -7 और ये +7, 63 आ गए, और नीचे कितना आएगा आपका 4, 16 और 1 यानी कि 21, नीचे √21 आ गया। तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ना, 63/√21, इसको सोल्व करना दोबारा, देखते हैं ऑप्शन मिला के क्या आएगा, 63 अपॉन √21, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज ही कर सकते हैं इसको, तो ये तो क्या आ गया 3√21 आ गया, और हमने शायद मिस्टेक कर दी थी ना पिछली बार लिखने में, 3 मैंने नीचे लिख दिया था गलती से, तो क्या आएगा ऊपर आएगा ना, क्योंकि ये 3 पे कटेगा, 3√21। अब क्या रह गया बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि एम निकालने हैं, स्ट्रेट लाइन की तरह सोचो, अब 2D के अंदर जब आप करते थे क्वेश्चन को, तब क्या करते थे एम निकालने के लिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, क्या माइनस करते थे ये 0.7, 14 और 5, नीचे क्या लिखते थे ध्यान देखो, इसके डायरेक्शन रेशियोज है ना, इसके 2, 4 और -1 इक्वल टू, माइनस का साइन लगाते थे और ये पॉइंट प्लेन में पुट करते थे, पॉइंट प्लेन में पुट करके बताओ वैल्यू कितनी आई है 63, और नीचे क्या करते थे ये 21, इसका स्क्वायर करते थे ना, सॉरी 21 नहीं, 21 नहीं, इन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम यानी कि 2 का स्क्वायर वही आएगा +16 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया बोलो -3, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओगे, 7 - 6 यानी कि 1, वाई कितना आएगा -12 + 14 और जेड कितना आएगा 3, 3 + 5 कितना आ गया 8, तो यानी कि 1 2 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इमेज निकालनी है इस पॉइंट की इस प्लेन में, तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या दिखाया आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के, अगर इमेज निकालनी है तो बस क्या करना है आपको, जो माइनस का साइन लगाया था ना उसकी जगह -2 लिख देना बस, इमेज निकालोगे तो कैसे निकलती है इमेज, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, पॉइंट माइनस करो 134, 134, नीचे क्या लिखते हो 2 - 1 1 इक्वल टू -2 लगा दो बस है ना, इमेज निकालनी तो 2 लगा दो, और इसके अंदर ये पॉइंट पुट करना 2 और -3 +4 +3 है ना, और इसमें 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, बट अब क्या निकाल लो, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस कट्स द प्लेन दिस, कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x + y + z - 7 = 0, और ये कहता है इस प्लेन को ये वाली लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये लाइन किन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, एक इसको और एक इसको, तो आप बताओ मैंने क्या आपको बता रखा है कि प्लेन और लाइन का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि एम निकालना है आपको, एम कैसे निकलेगा, इस लाइन के ऊपर क्या मान लो, एक जनरल पॉइंट मान लो, लाइन की इक्वेशन बताओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालते हैं इक्वेशन बताओ, x - x1 y -
y1 मैं ए पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, z माइनस z1, नीचे डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 ये हो जाएगा, और -5 -1 यानी कि -6। अब इसके ऊपर क्या मान लो, कोई पॉइंट मान लो, m पॉइंट को क्या मानोगे बोलो, लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 और -6 लैम्डा प्लस में 1। ये पॉइंट अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है -λ-3 और प्लस जेड क्या है -6 प्लस के 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 7। सोल्व करो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस के 5 लैम्डा, अच्छा प्लस 4 -3 और प्लस 1 तो माइनस के 5 लैम्डा, ये कितना आ गया 5 5 -3 2 उधर आगे क्या होगा माइनस होगा, तो लैम्डा कितना आ गया -1, लैम्डा -1 आ गया। एम की वैल्यू बता दो आप मेरे को, यहाँ पुट कर दो -1 प्लस 2 -1 माइनस माइनस प्लस और -3 -1 पुट करोगे 6 6 प्लस 1 कितना होता है 7, कितना आ गया 1 -2 और 7 आ गया। इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन द लाइन, देखो बच्चों एक लाइन है और एक प्लेन है, तो लाइन का तो क्या निकाला करो आप, डायरेक्शन वेक्टर निकालो बस, और प्लेन का क्या निकालते हैं नॉर्मल वेक्टर 1 1 और 0। अब एंगल तो वही इन दो वेक्टर के बीच निकालना है, बट मैंने बताया था ना लाइन और प्लेन हो तो एंगल कोस थीटा नहीं क्या आता है साइन थीटा, बी डॉट एन अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ एन वेक्टर, कर दो इसको 2 + 1 + 0, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ 3 से 3 कट गया 1/√2, साइन थीटा 1/√2 क्या होता है थीटा इक्वल टू 45, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, आपको पता है ना एक लाइन और एक बच्चों प्लेन की डिस्टेंस कब निकालना पॉसिबल होता है, जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। और कैसे चेक करते हैं बताओ ये पैरेलल है कि नहीं, लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है बी वेक्टर और प्लेन का बच्चों ये नॉर्मल वेक्टर है, ये आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बोलो 3 -2 2, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है 2 2 और -1 देखना इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 0 आ रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालना पॉसिबल है। और लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, लाइन के ऊपर एक पॉइंट बोलो कौन सा पॉइंट है 1 -2 और 1, बस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना बच्चों इसी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो आप किससे प्लेन से, और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो ये वही क्वेश्चन बन गया कि एक पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पुट करो डी कितनी आएगी बोलो 2 और माइनस के 4 और ये कितनी आएगी -1 -6 और मोड लगा दो, और नीचे क्या आएगा 2 2 1 यानी कि 4 4 1 आ जाएगा क्या, नीचे तो आ गया 3 और ऊपर क्या आ गया बच्चों 2 -3 -6 यानी कि 9 9/3 कितना होता है 3, क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एंगल बिटवीन द लाइन दिस, देखो लाइन का तो डायरेक्शन वेक्टर निकाल दिया करो है ना, क्या है ए बी सी, और प्लेन प्लेन का एन वेक्टर निकाल लो बच्चों क्या है ए बी सी, ये एंगल कितना दे रखा है एंगल बिटवीन, एंगल तो निकालना है, ये दो वेक्टर बताओ क्या है इक्वल है ना, आप ये बताओ मेरे को साइन थीटा कैसे निकालते हो आप, बी डॉट एन अपॉन, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करो क्या आएगा बोलो a² + b² + c² आ जाएगा, और इसकी लेंथ a² + b² + c² और दूसरे वेक्टर की लेंथ यही आएगी, तो ये तो कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1, थीटा कितना आ गया 90, क्योंकि cos 1 कहाँ पे होता है 0 पे, बट sin 1 है ना, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, थीटा कितना आ गया 90, मतलब ये लाइन और प्लेन आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है ना। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर दिस, देन सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है l² + m² + n² इक्वल टू 1, तो 1/c² प्लस 1/c² प्लस 1/c² इक्वल टू 1, तो 3/c² क्या आ गया 1, c² की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3, c की वैल्यू क्या आएगी ±√3, देखो c की वैल्यू क्या आ गई ±√3 आ गई। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये पॉइंट ये दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है बच्चों इस प्लेन से, कहने का क्या मतलब है देखो ध्यान से, पहले ये वाला पॉइंट कंसीडर करो ठीक है, ए इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, इस ए पॉइंट की डिस्टेंस जितनी है ना इस प्लेन से उतनी ही डिस्टेंस बच्चों बी पॉइंट की है इस प्लेन से। एक तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, एक और बना देता हूँ मैं साथ साथ में, एक पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी और प्लेन यही है, प्लेन ये है ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये D1 और D2 बच्चों आपको क्या दे रखी है इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इक्वल टू D2, और आपको के की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल लो। D1 बताओ, इसके अंदर ये पॉइंट पुट करना 3 + 4 -12 प्लस क्या आ जाएगा प्लस के 13 और डिवाइड बाई 13
13 नहीं लिखना चाहिए मेरे को, पॉइंट पुट करेंगे तो z की जगह k पुट करेंगे ना, और +13, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो दोनों जगह सेम आएगा ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मैं इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, बस d2 निकाल दो आप, पॉइंट पुट करना, ये आ गया, और 0 पुट करोगे 0 आ गया, 1 पुट करोगे तो माइनस के 12 आ गया, और ये कितना आएगा बच्चों, ये प्लस के 13 है, बट ध्यान रखना इसका तो क्या आएगा, मोड आएगा ना, क्यों आएगा मोड, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस ये तो नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव नंबर तो आप ले ही नहीं सकते ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया बोलो, 3 और 4 7 20, 20 माइनस 12 के है ना, मोड लगाना चाहिए हालांकि यहाँ पे भी आपको, और ये कितना हो गया, माइनस के 21 माइनस के 8, बाहर आके तो क्या होगा 8 होगा ना, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 2k, 2k इक्वल टू 12, तो k कितना आ गया बच्चों 6, तो आंसर क्या आना चाहिए, चलो प्लीज एक बार देख लेते हैं हम, इस डिस्टेंस को निकाला 1, और ये और k पुट करेंगे माइनस के 12 के, और +13 है ही, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करो, माइनस के 9, और फिर ये क्या आएगा 0, और माइनस के 12 प्लस के 13, 12 21 8, ये तो प्लस का 8 लेंगे है ना, बस क्या करना है आपको, ये तो पॉजिटिव 8 लोगे, यहाँ एक बार मोड लगा लेना, क्योंकि अगर आपने मोड नहीं लगाया तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार और चेक करें, 12 12 बाई 2 6, और 6 ऑप्शन में नहीं है, एक नन ऑफ दीज भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको, एक बार मोड लगा के लेना, यानी कि 20 माइनस 2k की वैल्यू बच्चों माइनस 8 लेना, एक बार कितनी आएगी, तो 28 आ गई, यानी कि k कितना आएगा 14, बट ये तो दोनों ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक करके देखो, अगर k को 6 लेते हो आप बच्चों, अगर k को 6 लेते हो, ये डिस्टेंस तो 8 आई है ना, तो ये डिस्टेंस और चेक करो कि क्या 8 आएगी क्या 6 लेने से, बताओ ये d1 कितनी आएगी, इसको 1 पुट करोगे 3 + 4, और 6 पुट करोगे तो कितनी आएगी, माइनस के 72, और प्लस के 13, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा बच्चों 13 आ जाएगा क्या, ये तो क्या है इसकी डिस्टेंस 13 है, और इसका क्या ले लो मोड, अब बताओ कितनी आ गई, ये आ गई अपनी 13 20, 20 में से ये 4 आ रही है ना, ये कितनी आ रही है 4, बट ये कितनी है 8, इसका मतलब k की वैल्यू 6 तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, अब दूसरी वैल्यू चेक करो, k की वैल्यू को 14 मानो, k को कितना मान लो 14, अगर k को 14 मानोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ d1, 3 + 4 माइनस के 12 इंटू 14, और प्लस के 13 नीचे तो कितनी आएगी 13, 20 माइनस ये कितने आ गए 144, 24 164, माइनस के 144/13, ये भी नहीं आ रही, दोनों वैल्यू नहीं आ रही, एक बार मैं बस लास्ट टाइम कैलकुलेशन और चेक कर देता हूँ इसको, ये देखो क्या है 1 1 और k, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है अपने को 3x + 4y - 12z प्लस के 13 से d1 निकालो, d1 कितनी आएगी 3 + 4 माइनस के 12k प्लस 13, डिनोमिनेटर तो दोनों का क्या होगा सेम होगा, d2 निकालो, इस पॉइंट की से डिस्टेंस निकालना, x को -3 पुट करोगे, और y को बच्चों 0 लिखोगे, z को 1 लिखोगे, तो क्या आएगा माइनस के 12, और प्लस के क्या है 13, और ये आ गया ना, ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 320, 20 माइनस के, ओह मैं यहाँ पे 2 के ले रहा था ना, बार बार मैं इसको 2 के ले रहा था, बट है कितने बच्चों की 12 के है ना, रियली सॉरी इस चीज़ के लिए, तो ये कितना आ जाएगा बस 12k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इतनी देर से हम दिमाग लगा रहे थे, ये 2k नहीं है, ये 12k था, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये कहता है r.n इक्वल टू क्यू है, ये इक्वेशन एक प्लेन की है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल वेक्टर जिसका n है, तो बताओ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन की ओरिजिन से कितनी होगी, आपको नॉर्मल फॉर्म ध्यान है क्या, नॉर्मल फॉर्म में ये जो n वेक्टर होता था ना, ये कैप यूनिट वेक्टर होता था, तो आप दोनों तरफ n कैप से यानी कि इसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे बच्चों, डिवाइड करोगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तभी तो ये n कैप बनेगा, तो फिर ये बनने के बाद यहाँ जो भी नंबर लिखा होता था p, यही तो क्या है p है, और ये p क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी इस प्लेन की, कहाँ से ओरिजिन से है ना, फ्रॉम दी ओरिजिन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है q/n कैप, q/n का मैग्नीट्यूड है ना, q/n का मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस इज दिस वन, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, क्या इसमें मुश्किल है बताओ मेरे को, ये ऐसा कहता है कि इस पॉइंट से जो आपने प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इस प्लेन के ऊपर जो आपने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसके कोऑर्डिनेट इसने ए बी सी लिखे हैं, बट मेरे को तो निकालने आते हैं ना एम के कोऑर्डिनेट, तो एम के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप खुद बता दो मेरे को क्या करते हो आप, एम के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x - x1
y प्लस 5 हो जाएगा, z प्लस 10 और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1 इक्वल टू, इसमें ये पॉइंट पुट करते हो और नीचे क्या लिखते हो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इसके स्क्वायर का सम है ना। यहाँ कितना आ गया बोलो, 5 से 5 कट गया, माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस बाय 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4, y की वैल्यू कितनी आएगी -3 -5 और z की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस के 10 माइनस के 7। और इसने m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे तो देखो ये आए, और क्वेश्चन में क्या कहता है ये ABC है, पूछ क्या रखा है A B और C का सम, यानी कि 4 -8 -7 कितना आ गया माइनस के 11। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा माइनस के 11 आ जाएगा। ये देख लो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ थीटा डिनोट्स द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, बच्चों लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या है थीटा, तो फिर बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी, आ गया याद, पी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड, वेयर बी वेक्टर क्या होता है लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, ये होता है ना बी वेक्टर, और एन वेक्टर क्या होता है इसका नॉर्मल वेक्टर। एन वेक्टर क्या है बताओ 2 -1 और 1, यही है। तो बस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, साइन थीटा निकालो, डॉट प्रोडक्ट करना, ये आ गया। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ऊपर कितना आ गया बच्चों 4 और नीचे कितना आ गया 6 3 जा 18, और 18 को क्या लिख दो 9 इंटू 2 यानी कि 3√2 लिख दे, 3√2। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों ये आ गई है ना, लेकिन अपने को निकालना क्या है साइन थीटा प्लस √2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा। तो साइन है तो कोस भी निकालो ट्रायंगल बना के। साइन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितनी आ जाएगी साइड, इसका स्क्वायर करोगे तो 18, इसका स्क्वायर करोगे 16, यानी कि ये क्या आ गया √2। कोस थीटा क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ गया 1/3। तो ये आंसर निकाल दो बस इस एक्सप्रेशन का आंसर। साइन थीटा बोलो कितना है साइन थीटा 4/3√2 प्लस कोस्ट √2 इंटू कोस थीटा, √2 इंटू कोस थीटा कितना है 1/3, एलसीएम ले लो 3√2, यहाँ से तो कितना आ गया 4 और ये 3 से 3 कट गया √2 प्लस 2 कितना होता है 3 से 3 कट गया √2 इंटू √2 2 होता है 6/3√2, 6 से ये भी काट दो क्या आ गया 2/√2 और 2/√2 बच्चों क्या होता है √2, आंसर क्या आ गया √2। बस मैंने क्या किया साइन थीटा निकाल लिया, ट्रायंगल बना के कोस थीटा निकाल दिया और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, ध्यान से देखो ये लाइन कैसी है, ये एसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन है, मतलब कि ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। अच्छा देखो मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, मैंने क्लास में आपको बताया था ना कि ये लाइन है बट एसिमेट्रिकल फॉर्म, ये ये प्लेन इस लाइन से पास होती है। जैसे आप अपनी नोटबुक को खोल लो, नोटबुक के जो दो पेज जिस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये क्या होती है बच्चों कॉमन लाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं दोनों प्लेन की कॉमन लाइन बोलते हैं या इसको को एक्सियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो तो ये तो बिल्कुल आसान होते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो यानी कि बी वेक्टर निकालना है। ये बी वेक्टर बच्चों इसका जो नॉर्मल वेक्टर है n1 इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी क्या होता है परपेंडिकुलर, तो फिर बी वेक्टर किसके इक्वल आता है बताओ n1 और n2 की क्रॉस प्रोडक्ट। बट अपने को तो क्या निकालना है डायरेक्शन रेशियो निकालने, निकल जाएंगे। तो n1 वेक्टर कितना है बोलो 1 -1 1 और इसका वेक्टर एक और निकाल लो 1 -3 और z कोऑर्डिनेट देखो क्या है 0 है ना, तो बी वेक्टर निकाल सकते हो आप i j k और फिर क्या होगा अपना 1 -1 1 और 1 -3 और 0, कर लो सोल्व इसको। ये कितना आएगा आपका 0 और माइनस माइनस +3 और ये आ जाएगा 0 -1 और ये कितना आएगा -3 + 1, तो यानी कि 3i कैप प्लस j कैप माइनस के 2k कैप। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया इसके 3 1 -2 3 1 -2, आंसर आ गया। अच्छा ये भी है डायरेक्शन रेशियो, वैसे देखो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्शन रेशियो पूछ रखे तो ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन भी तो डायरेक्शन रेशियो ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप ए ऑप्शन ही टिक करोगे, बट मैं कहता हूँ 3 1 -2 अगर है ना, तीनों को सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी क्या है बच्चों करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन भी इन पर्टिकुलर क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो ही होते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड प्लेन दिस, बच्चों लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताई थी, ये लाइन है और ये एक प्लेन है। लाइन के ऊपर क्या होता है एक पॉइंट होता है, कौन सा होता है 1 1 और 2, और प्लेन की इक्वेशन देखो ये रही 2x + y - 3z। अब ध्यान आ गया
लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। कहाँ से बच्चों? प्लेन से। वही अपनी लाइन और प्लेन के बीच की क्या कहलाती है? डिस्टेंस। बट इसमें क्या होना चाहिए? लाइन प्लेन के क्या होनी चाहिए? पैरेलल, मतलब दोनों के जो उसका बी वेक्टर है और इसका एन वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए बच्चों? जीरो। और पक्का आएगी जीरो, है ना? आप निकाल के देख लेना। बट अपने को जरूरत नहीं है, डी निकालनी है। पॉइंट पुट करो, 1 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 + 1 + 9। ऊपर कितना आ गया बच्चों? -8 यानी कि +8, 8/√14। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी।